हेलो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 5th यूनिट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज अपन पढ़ने वाले हैं। भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं। जो 4th यूनिट अपन ने पढ़ी थी परफॉर्मेंस वाली, उसमें अपन ने समझे थे दो चीज़ें कि यार प्रॉमिसर ने मना कर दिया अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से, या प्रॉमिसी ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से, परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से, उसे हम कहते हैं ब्रीच। वही सिचुएशन एक्चुअली ब्रीच है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। शुद्ध हिंदी में ब्रीच का मतलब होता है भंग, और सामान्य हिंदी में इसको अपन बोल सकते हैं तोड़ देना, मना कर देना। मतलब प्रॉमिस तोड़ दिया, अपना वादा तोड़ दिया, दैट इज ब्रीच। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दो, फिर बाद में मैंने मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ा रहा। अपनी बात हुई कि मैं आपको गुड्स दूंगा, आप मुझे पेमेंट दोगे, बाद में मैंने मना कर दिया मैं गुड्स नहीं दे रहा, या आपने मना कर दिया पेमेंट नहीं दे रहा, दैट इज ब्रीच टेक्निकली। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म करने से मना कर दे तो सिचुएशन क्या बनेगी, लॉ में वहां क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्रीच दो तरीके का होता है, एक है एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक है actual breach. What is actual breach? On due date. And what is anticipatory breach? Before due date. मतलब क्या है सर, मतलब समझा दो। मान लो चुन्नू और मुन्नू का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ऑन सपोज 30th ऑफ अगस्त चुन्नू जो है वो मुन्नू को वो 1000 kg वीट देगा एट द रेट ₹20 पर kg। क्वालिटी वगैरह सेट हो गई, ये वाली क्वालिटी वगैरह जो था सैंपल देख लिया, सब डिसाइड हो गया। ठीक है, चुन्नू जो है मुन्नू को वीट देगा और मुन्नू उसका पेमेंट करेगा, बात खत्म। क्या डेट हुई? 30 अगस्त। अगर 30 अगस्त से पहले 30 अगस्त से पहले चुन्नू मना कर दे कि मैं तुझे गेहूं नहीं दे रहा, या मुन्नू मना कर दे मैं गेहूं नहीं खरीद रहा, ब्रीच कोई भी कर सकता है ना। मैंने कहा था ना, या तो प्रॉमिसर परफॉर्म करने से मना कर दे या प्रॉमिस उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, दोनों में से कोई भी बात। तो कुल मिला के 30 तारीख से पहले पार्टीज ने मना कर दिया कि भैया कट्टी हम तो नहीं कर रहे, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। और मान लो 30 तारीख के दिन चुन्नू ने मुन्नू को फोन करके कहा कि मैं तेरे को गेहूं नहीं दे रहा, जा उखाड़ना जो उखाड़ ले, एक्चुअल ब्रीच। यानी ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, जो ड्यू डेट डिसाइडेड थी उस दिन जाकर तोड़े, एक्चुअल ब्रीच। उससे पहले तोड़ दे, एंटीसिपेटरी ब्रीच। समझना, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो चुन्नू भैया की सगाई हो गई, और मतलब मामला कुछ ऐसा था कि चुन्नू ने चुन्नी को पूछा विल यू मैरी मी, चुन्नू ने कहा यस आई विल। सगाई वगाई का रस्म वगैरह अंगूठी वगैरह जो होता है वो एक्सचेंज हो गया, पूरा माहौल हो गया एकदम शानदार। फेसबुक वगैरह पे आई एम इन लव और ज़िंदगी का एहसास हुआ है तुझसे मिलने के बाद, और अब ज़िंदगी जिएंगे तेरे साथ, ऐसे कुछ शेरो शायरियाँ, सब माहौल बन गया, चालू हो गया। शादी की डेट डिसाइड हो गई। शादी की डेट से 10 दिन पहले चुन्नी ने बोला चुन्नू, बोले क्या, बोले एक बात बोलो, बोले बोल, तेरे से शादी नहीं करनी यार। चुन्नू ने कहा क्यों? चुन्नू ने कहा तू लल्लू किस्म का आदमी है, नहीं करनी तेरे से, गेल चप्पा आदमी, बुर मेरी मर्जी, मेरे को मुन्नू पसंद है, नहीं कर रही, जा। शादी से 7 दिन पहले मना कर दिया तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। शादी वाले दिन चुन्नू बारात लेके चुन्नी के द्वारे पहुंच जाता और वहां गाना चल रहा होता, बारात, मतलब म्यूजिक चल रहा होता, एकदम सेनाई वनाई चल रही होती, और चुन्नू एकदम शेरा वेरा बांधा हुआ दूल्हे के स्टाइल में अंदर आता यूँ शर्माते हुए, और अचानक से चुन्नी बोल देती तू वापस चला जा रहे, तू जा यार, तेरे से शादी नहीं करनी। तो होता एक्चुअल ब्रीच। सिंपल, ड्यू डेट से पहला मना किया, एंटीसिपेटरी ब्रीच। ड्यू डेट की दिन मना किया, एक्चुअल ब्रीच। ठीक है ना? ठीक। इसमें लॉ में लिखा है कि इवन कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस की प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो गई और इन बिटवीन मना किया तो भी एक्चुअल ब्रीच है। इन बिटवीन मना किया मतलब वही ड्यू होने के बाद मना किया, यानी शादी का एक फेरा हुआ, दो फेरा हुआ, तीसरा फेरा हुआ, तीसरा फेरा खाते खाते लड़की भाग गई,
मतलब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी मना किया जा सकता है, तो भी वो एक्चुअल ब्रीच ही कहलाएगा। मतलब ड्यू हो गया उसके बाद मना किया तो वो एक्चुअल ब्रीच है, चाहे परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई थी या नहीं हुई थी। स्टार्ट होने से पहले मना कर दो या थोड़ी सी परफॉर्मेंस करने के बाद मना कर दो कि मैं आगे परफॉर्म नहीं कर रहा, दोनों केस में ही क्या है, एक्चुअल ब्रीच। अब देखो 30 अगस्त के दिन सी ने फोन लगा के बी को बोला मैं नहीं बेच रहा हूं, और 30 अगस्त को जब मना किया उस दिन मान लो मार्केट में प्राइस था वीट का 22 रुपीज पर केजी। इनकी बात क्या हुई थी, चुन्नू कितने में बेचेगा, 20 रुपए में मुन्नू को। चुन्नू ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं दे रहा हूं, और उस दिन प्राइस क्या थी 22। ना व्हाट मुन्नू कैन डू, मुन्नू क्या कर सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। मुन्नू कह सकता है नहीं दे रहा है तो 1000 × 2 रुपया दे दे। भैया ये तो ऑर्डिनरी, ये तो बेसिक कंपनसेशन है जो तो एकदम रीजनेबल सामने सामने दिख रहा है। इसके अलावा और अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन ये तो एकदम सामने सामने दिख रहा है कि अपनी बात हुई थी 20 रुपए की, मार्केट में रेट है 22 रुपया, अगर मैं मार्केट खरीदने जाऊंगा तो मेरे को 22 पे करना पड़ेगा, 2 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो 2 रुपया तू दे। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सी बात है ये तो, कि भैया ये 2 रुपया तू मुझे पे कर। दिस इज नॉन एज ऑर्डिनरी डैमेजेस या कंपनसेशन बोलते हैं इसको अपन, बेसिक कंपनसेशन या ऑर्डिनरी डैमेजेस पे किया जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा नहीं, हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको पता है कैसे पूछना है, कहाँ पूछना है वो तो आप जानते ही हो, पर आप पूछ सकते हो। इस ऑर्डिनरी डैमेजेस के अलावा कुछ और भी क्लेम किया जा सकता है, वो कुछ और अपन बाद में बात करेंगे। सिचुएशन एक बार हम चेंज करते हैं, पहले इसकी ऑर्डिनरी डैमेजेस की हम सिचुएशन चेंज करते हैं। तेरे द्वारे पे आई बारात, यस, सी ने मना किया, मतलब चुन्नू ने मना किया। कब मना किया? 25 अगस्त को, और उस दिन रेट थी 23 रुपीज पर केजी। चुन्नू ने मुन्नू को 25 तारीख को फोन किया, बोले मुन्नू अपनी बात हुई थी ना गेहूं देने की 30 तारीख को। उन्होंने कहा हाँ, नहीं दे रहा, तेरी इच्छा हो जो कर ले, मैं तो नहीं दे रहा। साफ मना कर दिया चुन्नू ने, बोले मैं तेरे को गेहूं नहीं दे रहा, अपनी बात हुई थी नहीं दे रहा, क्या कर लेगा तू, नहीं दे रहा। अब कोर्ट करेगा जो करेगा वो अलग बात है, लेकिन चुन्नू ने साफ मना कर दिया। और कब मना किया? 25 तारीख को। ये एक्चुअल ब्रीच है क्या एंटीसिपेटरी ब्रीच है? और एक्चुअल है क्या एंटीसिपेटरी? बोलो बोलो, एंटीसिपेटरी ब्रीच। कौन सी ब्रीच है? एंटीसिपेटरी, क्योंकि ड्यू डेट से पहले मना किया है, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई सब। एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में मुन्नू के पास 2 हथियार है। क्या 2 हथियार है समझना। पहला हथियार, पहला ऑप्शन, इसको थोड़ा, हाँ ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? 3 × 1000 क्लेम कर ले और कॉन्ट्रैक्ट को रिसीड कर दे। बोले कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मेरा ऑर्डिनरी डैमेजेस दे दो। कॉन्ट्रैक्ट भाई सामने वाला परफॉर्म नहीं कर रहा, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन हमने देखा था ना, जब प्रॉमिसर परफॉर्म करने से मना कर दे, वो केस अपन ने पढ़ा था। जब प्रॉमिसर परफॉर्म करने से मना कर दे तो प्रॉमिसर के पास क्या ऑप्शन था? कॉन्ट्रैक्ट को रिसीड कर दे और कंपनसेशन ले ले, या कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो कंटिन्यू रखे, उसकी मर्जी है। पहला ऑप्शन क्या? रिसीड कर दिया और उस दिन का जो कंपनसेशन बनता है वो कंपनसेशन क्लेम कर ले। दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू करने का, रिसीड ना करके कंटिन्यू करने का। ये बोले कि मैं कंटिन्यू करूंगा। सर कंटिन्यू क्यों करेगा? आप समझना यार, मुन्नू का जो गोडाउन है उसमें भी स्पेस नहीं है। 29 तारीख को उसका माल बिक जाएगा, 30 तारीख को उसके गोडाउन में स्पेस हो जाएगा। मुन्नू को ये लगता है कि अभी जो रेट 23 है ये और ऊपर जाएगी, 24 या 25 जाएगी। मैं आज की डेट का कंपनसेशन क्यों लूं? मैं आज तो मार्केट से खरीद ही नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे पास गोडाउन में स्पेस नहीं। मैं खरीदने जाऊंगा 30 को, और 30 को रेट तो 25 तक जा सकती है, बढ़ सकती, तो कह रहा मैं रिसेंड नहीं करूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। मुन्नू क्या कह रहा? मैं कंटिन्यू करूंगा। अब वो कंटिन्यू करता है तो क्या होगा आप समझना। कंटिन्यू करता है तो जो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस है 30 तारीख, उस दिन के हिसाब से कंपनसेशन मिलेगा। उस दिन अगर रेट 25 चली गई तो 5 रुपया कंपनसेशन, रेट अगर 22 आ गई तो 2 रुपया कंपनसेशन, रेट अगर 20 आ गई तो कंपनसेशन। अरे 20 आ गई तो कौन सा कंपनसेशन हो गया ना बराबर, कॉन्ट्रैक्ट भी तो 20 पे हुआ था, कायका कंपनसेशन। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस नहीं मिलेंगे फिर। यानी जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसके साथ नुकसान हुआ है, जिसके साथ धोखा हुआ है, धोखा ना बोल के नुकसान बोल दो एक तरीके से, मुन्नू जो है हमारे यहां पे, उसके पास 2 ऑप्शन है।
एक्चुअल ब्रीच में दो ऑप्शन नहीं है, एक्चुअल ब्रीच में तो उस दिन का जो डिफरेंस है वो क्लेम कर लो, बेसिक तो वो, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा तो हम पढ़ेंगे और डैमेजेस क्या क्या अलग अलग परिस्थितियों में क्लेम किए जा सकते हैं, पर बेसिक तो वो जो वो मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल पक्की बात है। ऑर्डिनरी तो मिल जाएगा, एक्चुअल में एक्चुअल वाले दिन का मिलेगा, लेकिन एंटीसिपेटरी में दो ऑप्शन हो गए, या तो एंटीसिपेटरी वाले दिन का ले लो, जिस दिन हुआ उस दिन का ले लो, या फिर आप वेट करो एक्चुअल डेट का। उस दिन का लेना मतलब रिसिंड किया, कंपनसेशन लिया। वेट करना मतलब कंटिन्यू कर रहे हो। कौन कंटिन्यू कर रहा है? मुन्नू, क्योंकि सामने वाला तो मना कर ही चुका है। मुन्नू कहता नहीं भैया मैं उसको कैंसिल नहीं मानता, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। कर ले भाई, कर ले कंटिन्यू, देखते तू भी क्या उखाड़ लेता कंटिन्यू करके। अब मुन्नू कंटिन्यू करेगा तो दो बातें हो जाएगी कि उस डेट पर या तो उसको ज्यादा कंपनसेशन मिलेगा या कम मिलेगा। कम मतलब जीरो भी हो सकता है, या तो ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है। एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में, एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में आप देखना, दो तीन चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे। एक तो देन कंपनसेशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल डेट। कंपनसेशन में इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ सकता है घट सकता है। दूसरी बात, चुन्नू को बाद में लग जाए कि नहीं यार चलो मैं परफॉर्म कर ही देता हूं, तो चुन्नू कैन परफॉर्म, चुन्नू परफॉर्म कर सकता है। मुन्नू, इसने मना किया तो मुन्नू ने बोला ना मैं कंटिन्यू करूंगा, तूने कंटिन्यू का बोल दिया ना भाई, तूने तो उसको रिसिंड किया ही नहीं, तूने उसको खत्म किया नहीं, तूने कंटिन्यू किया ना। तो भैया 29 तारीख को मुन्नू को, चुन्नू को लगा कि यार मार्केट में प्राइस तो कम हो ही गए, अब फालतू क्यों लफड़ा रखे अपन मना करने का, अब तो 20 रुपए में मिल ही रहा, चलो मैं चीज दे देता हूं। तो चुन्नू हैव एन ऑप्शन टू परफॉर्म। अगर मुन्नू कंटिन्यू करता तो चुन्नू हैव एन ऑप्शन टू परफॉर्म। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, इफ something happens between 25 to 30 which makes contract impossible। मान लो 27 तारीख को गवर्नमेंट बोल देती है महंगाई बहुत बढ़ रही है, गेहूं के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो गेहूं के प्राइवेट सेल परचेस पर बैन, या कोई भी ऐसा चीज हो जाए which causes it impossible, तो अब चुन्नू को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कंटिन्यू किया था और कंटिन्यू करने के बाद इंपॉसिबल हो गया। इंपॉसिबल मतलब वॉइड हो गया, वॉइड हो गया मतलब क्या का कंपनसेशन, कंपनसेशन खत्म। वॉइड हो गया ना, वॉइड में तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होता है। अगर दोनों में से किसी को एडवांस वगैरह मिला हुआ है, कुछ पैसा मिला हुआ है, तो वापस एक दूसरे को पे करके उड़ा के खत्म कर दो, बात फिनिश, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। एक्चुअल डेट का ले लो, मस्त हो जाओ। एंटीसिपेटरी में या तो उस दिन लो, एक्चुअल का वेट करो, एक्चुअल का वेट करो। तो पहली बात तो एक्चुअल डेट को आपका कंपनसेशन का अमाउंट हो सकता है 0 अंडा भी हो सकता है, ठीक है साहब। दूसरा, चुन्नू सेकंड पार्टी विल हैव एन ऑप्शन टू परफॉर्म, वो चाहे तो परफॉर्म कर दे, अपना काम किया, पूरा किया, झंझट खत्म। और तीसरा, अगर किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया तो फिर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। चलिए, वी हैव सो फार सीन हाउ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ब्रीच दो तरीके का होता है, एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। पहले हमारे सामने आता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच पढ़ लें, पहले आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच पढ़ लेते हैं। एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। यानी जो टाइम फिक्स हुआ था, जब वो प्रॉमिस ड्यू होनी थी, उससे पहले ब्रीच करना, बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। यानी मैंने बोला आज शाम को 5 बजे परफॉर्म करूंगा, 4 बजे मना कर दूं, वो भी एंटीसिपेटरी ब्रीच है। ठीक है ना भाई, 5 बजे का बोला था तो ड्यू कब होगा? 5 बजे। मैं 4 बजे मना कर रहा हूं तो 4 बजे एंटीसिपेटरी है। When the promiser refuses altogether to perform the promise and signifies his unwillingness even before the time performance has arrived, it is called anticipatory breach। यानी जब प्रॉमिसर जो टाइम आया है परफॉर्म करने का उससे पहले या तो मना कर दे, एक्सप्रेसली मना कर दे, साफ मना कर दे कि नहीं कर रहा, या वो अपनी इंप्लाइडली मना कर दे, मतलब अपनी अनविलिंगनेस शो कर दे। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक घोड़ा है, सफ़ेद कलर का मस्त घोड़ा, एकदम यूं
शानदार लगता है, वो घोड़ा दिखाया, मैंने कहा घोड़ा मैं आपको 2 लाख रुपए में बेच दूंगा, डेट डिसाइड हो गई, वही 30 अगस्त डिसाइड हो गया, आपको घोड़ा मैं बेच दूंगा। हाँ, 27 अगस्त को मैंने वो घोड़ा किसी और को बेच दिया। आपको मैंने स्पष्ट रूप से मना नहीं किया कि नहीं बेच रहा हूं, साफ साफ मना नहीं किया, लेकिन मैंने क्लियरली, इम्प्लाइडली लेकिन क्लियरली अपनी अनविलिंगनेस आपको शो कर दी, यानी मैंने अपने आप को अब इनकैपेबल टू परफॉर्म कर दिया। अब मैं कैपेबल ही नहीं परफॉर्म करने के, जब मैं घोड़ा किसी और को बेच चुका हूं तो आपको कैसे दूंगा। ठीक है, इसने आगे क्लियर किया एंटिसिपेटरी ब्रीच 2 तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये एक्सप्रेस का एग्जांपल है कि साफ मना किया, इम्प्लाइड का एग्जांपल है, हॉर्स वाला एग्जांपल सेम है, 50,000 रेट है, मैं बेच रहा हूँ 2 लाख का, अपना घोड़ा महंगा साहब, ये सस्ता है। ठीक है, सेक्शन 39 एंटिसिपेटरी ब्रीच का क्या कहता है एक बार देख लें। व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, ये सेक्शन 39 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जहां मैंने कहा था कि प्रॉमिसर मना कर दे परफॉर्म करने से, वो सेक्शन 39 ही था, और ये सेम लैंग्वेज वहाँ एज इट इज 4th यूनिट में लिखी हुई थी, याद रखना। When a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing his promise in its entirety, यानी अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी जो पावर थी उसके हिसाब से उसने अब अपने आप को डिसेबल कर दिया। द promisee may put, may यानी कर सकता है, may put an end to the contract unless he has signified but words or by words or conduct होगा, but नहीं, by words or conduct his acquiescence in the continuance। वो चाहे तो उसको बंद कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसको रिसीड कर सकता है। पुट एंड एंड मतलब खत्म करना, रिसीड करना, जब तक वो क्लियरली अपने वर्ड्स या कंडक्ट से उसको कंटिन्यू करने का शो नहीं करता। आपको याद होगा एक एग्जांपल था, एक सिंगर के साथ रेस्टोरेंट वाले का डील हुआ था कि तो 2 महीने तक हर वीक में 2 दिन, सैटरडे संडे वीकेंड पे तो यहाँ पे आके गाना गाएगा। 6th नाइट को गाना गाने सिंगर नहीं आया, 7th नाइट को आया और वो मैनेजर बैठा बैठा देख रहा था और वो गाना गा रहा था, मैनेजर खड़ा खड़ा देख रहा था और सिंगर गाया जा रहा था। तो इसका मतलब बाय कंडक्ट सिंगर ने, मैनेजर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर लिया। 6th नाइट का अपसेंट हुआ, आप उस अपसेंटीज का जो प्रोपोर्शनेट चार्ज बनता है वो काट सकते हो। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते और दूसरे कोई डैमेजेस वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। भाई हमारा लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ, आप 6th नाइट को आए नहीं, यहाँ पर हमारे सारे कस्टमर आगे, लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ, या आपके नहीं आने से हमको इतने टिकट्स का रिफंड करना पड़ा, वो सब अब आप क्लेम नहीं कर सकते हो। क्लियर करना, क्योंकि आपने उसको कंटिन्यू कर दिया। उसका मेहनताना तो नहीं बनेगा, 6th नाइट को नहीं आया, भाई हर रात का 10,000 रुपया था तो 6th नाइट वाला 10,000 नहीं मिलेगा क्योंकि आया ही नहीं, ऑब्वियस है, बाकी हर नाइट का उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये हमने एग्जाम्पल पहले पढ़ा था, इसमें भी आएगा, आगे वापस हम बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, जो हमने बोला, या तो ब्रीच वाले डेट का कंपनसेशन क्लेम कर लो या वेट कर लो। टू ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड, आप मान लो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, या तो आप मान लो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, एंड श्यू अदर पार्टी फॉर डैमेजेस। डैमेजेस का यहां मतलब है ऑर्डिनरी डैमेजेस या बेसिक कंपनसेशन, ऑर्डिनरी डैमेजेस या बेसिक कंपनसेशन फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस अराइजेस, यानी ड्यू डेट आने से पहले पहले आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। कौन सा क्लेम कर सकते हो डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस या बेसिक कंपनसेशन। उसके अलावा डैमेजेस क्लेम करने हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उनकी अपनी अपनी सिचुएशंस है, परिस्थितियां, उस हिसाब से ही कर पाओगे, अपन आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड, दूसरा, ही मे इलेक्ट नॉट टू रिसीड, he may elect not to rescind but to treat the contract as still operative, वो अभी तक उसको जिंदा मान सकता है, ऑपरेटिव मान सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो ड्यू डेट है, जो ड्यू टाइम है उसका वो वेट कर सकता है। एंड देन टोल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्म, और उस दूसरी पार्टी को होल्ड कर सकता है, कि होल्ड मतलब जिम्मेदार ठहराना, कि भैया तेरे कारण अब तू मुझे नहीं दे रहा, अब कंपनसेशन दे। बट in this case he will keep the contract alive for the benefit of the other party as well as his own, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट अलाइव है तो दूसरे के लिए भी और खुद के लिए भी है। मतलब अगर 20 का 23 था और आप वेट करो और वापस 20 आ जावे तो फायदा उसको भी हो जाएगा, मतलब वो आपको कंपनसेशन नहीं देगा, आप दोनों के बेनिफिट के लिए अलाइव रख रहे हो। एंड द गिल्टी पार्टी इफ ही सो डिसाइड्स
ऑन रिकंसिडरेशन, अगर गिल्टी पार्टी वापस सोचता है कि मैं रिकंसिडर करूं, मे स्टिल परफॉर्म इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो अब वापस चाहे तो परफॉर्म कर सकता है। अगर वो खुद अपने मन में सोचता है, रिकंसिडर करता है कि अरे यार मैंने मना किया, क्यों मना किया, चलो दे देते हैं, कर देते हैं, तो गिल्टी पार्टी जिसने पहले ब्रीच किया था वो चाहे तो रिकंसिडरेशन कर सकता है, वापस पुनः विचार कर सकता है। एंड कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ एनी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मैंने बोला था ना 25 से 30 के बीच में कोई इम्पॉसिबिलिटी हो जावे, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई ना जो फ्यूचर में हो रही है, विच मे हैव इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा इम्पॉसिबिलिटी से, और अब आपको घंटा मिलेगा, बाबा जी का घंटा, मतलब ठुल्लू, सॉरी। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट टू एंटिसिपेटरी ब्रीच इट इज ए केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट। शेड्यूल्ड डेट मतलब जो शेड्यूल्ड डेट था, शेड्यूल्ड टाइम था, जहां परफॉर्मेंस होना था, जब परफॉर्मेंस होना था तब वहीं आप मना कर दो कि भैया नहीं कर रहे हैं परफॉर्म, तो वो एक्चुअल ब्रीच है। The parties to a lawful contract are bound to perform their respective promises. Lawful contract में parties bound होती है, but when one party breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed breach. जो पार्टी मना कर दे परफॉर्म करने से, हम मानेंगे कि उसने ब्रीच किया है। इन दैट केस द अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्स ए राइट ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली अगर मैं मना कर दूं परफॉर्म करने से, तो सामने वाले का क्या है, सबसे पहली बात तो उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जब मैंने परफॉर्म नहीं किया तो वो परफॉर्म क्यों करेगा, वो नहीं करेगा, और नॉन परफॉर्मेंस के कारण मेरे से कंपनसेशन लेगा वो अलग, ठीक है। एक्चुअल ब्रीच में क्या क्या होगा, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होना था उस दिन उस समय मना किया, ये ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस पार्टली स्टार्ट कर चुके थे, उसके बाद आप मना कर दो कि नहीं भैया मैं आगे नहीं कर रहा, मतलब वो 3 फेरे खा के भाग जाए, मेरे को आपको पढ़ाना था, मैंने आपको 5 मिनट पढ़ाया, 7 मिनट पढ़ाया, मैंने कहा साले इस गधे को समझ नहीं आ रहा, इसको पढ़ाऊंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैंने 10 मिनट पढ़ा के बोला कि मैं तो नहीं पढ़ा रहा, तेरे जो भी करना हो कर ले मस्तर, मैंने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है, मतलब ब्रीच परफॉर्मेंस स्टार्ट करने से पहले भी हो सकता है और परफॉर्मेंस स्टार्ट करने के बाद भी हो सकता है, बट ड्यू डेट पे होगा। जो अभी हमने बोला वो ऑर्डिनरी डैमेजेस है। यहाँ हम बात करने वाले रेमेडीज अवेलेबल, जब ब्रीच होता है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्षकार है, जिसके साथ गलत हो, उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या रेमेडीज है, क्या क्या उपचार हैं, क्या क्या इलाज हैं उसके पास। एक तो डैमेजेस के लिए क्लेम करना, कॉन्ट्रैक्ट को रिसीड कर देना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन एंड क्वांटम मेरिट। चलिए 4 चीज़ें क्या अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको। सबसे मतलब 5 चीज़ें होगी। सबसे पहला सूट फॉर डैमेजेस पे अपन बात करते हैं। सिचुएशन ये है कि सामने वाली पार्टी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया और उसके कारण मुझे नुकसान हो रहा है और मैं उस नुकसान का क्लेम कर रहा हूं, दैट इज सूट फॉर डैमेजेस। जो नुकसान है उसका क्लेम करना। अब नुकसान के लिए जब क्लेम की बात आती है तो सबसे पहला कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये कहता है कि जब कभी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी तो जिसको नुकसान हुआ है वो सामने वाले से अपना लॉस तो गुड करवाएगा। When a contract has been broken, the party who suffers by such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation of any loss or damages caused to him thereby, which naturally arose in usual course of things, such breach or which the parties knew when they made the contract to be likely suit from breach of it। यानी जब कह रहा है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है वो पार्टी दूसरी पार्टी से क्या करेगी, कंपनसेशन लेगी। ये देखो ये क्लियर लिखा है, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ एनी लॉस और डैमेजेस। जो भी लॉस और डैमेजेस हुए हैं नेचुरली जो होते हैं या जिसकी उनको जानकारी थी उनको वो क्लेम करेगा। एक बात यहाँ और लिखी, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये सिचुएशन वहाँ पे भी लगेगी जहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ पर कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। जैसे मेरे घर के छत पर कोई गेहूँ मान लो मैंने सुखा रखे थे, मेरे पड़ोसी ने अपने घर की गंदगी फेंकी और गलती से मेरे छत पे फेंक दी उसने और मेरे सारे गेहूँ ख़राब हो गए। मैं कोर्ट में गया, मैंने कहा साहब जज साहब इसने मेरे गेहूँ ख़राब कर दिए। जज साहब ने कहा कि भैया सामने वाले को बोला कि तू इनके 100 किलो, एक बोरी गेहूँ था, 100 kg गेहूँ था, ख़राब हो गया, तो इनको गेहूँ देगा 20 तारीख को। और अगर वो 20 तारीख को मेरे को गेहूँ नहीं देता है तो ये भी अपने आप में एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही की तरह माना जाएगा। इसको भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा रिजेंबल कर रहा है। सिचुएशन वही है ना कि उसका प्रॉमिस है कि मुझे 20 तारीख को पे करेगा, प्रॉमिस कोर्ट के डंडे से, पर प्रॉमिस तो है, परफॉर्म नहीं कर पाता है वो, तो इट इज़ रिजेंबलिंग। और यहाँ पे भी मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। अब डैमेजेस जो क्लेम करने हैं वो कौन कौन से हैं उनकी अपन बात करते हैं।
ठीक है, ये वापस वही एक्सप्लेनेशन है उसका जो अभी अपन ने पढ़ा। डैमेजेस पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहला ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस जो हम बात कर रहे थे, द बेसिक डिफरेंस, जो नेचुरली अराइज होगा, जो सामने सामने दिख रहा है। आप देखो वही लाइन जो पीछे लिखी हुई थी, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द पार्टी हू सफर्स बाय सच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी who has broken the contract compensation for any loss or damage due to him। यानी पीछे इसने जो वर्ड यूज किया कंपनसेशन, मैंने वही बोला ना, बेसिक कंपनसेशन मिलेगा या फिर डैमेजेस में उसको ऑर्डिनरी डैमेज बोल देंगे। तो यहां जो उसने लिखा बेसिक कंपनसेशन में, वही ये वापस कहां लिख रहा है, ऑर्डिनरी डैमेजेस में। जो नेचुरली अराइज हो रहा है, जो सामने सामने दिख रहा है, जो पार्टीज को पता है कि ये तो है ही है, उसमें कोई अलग से कैलकुलेशन करना, कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भाई मेरी आपसे डील हुई थी 20 रुपए में गुड्स खरीदने की, और अब मार्केट रेट 23 हो चुकी है और आप मुझे नहीं दे रहे हो, तो सामने सामने दिखता है कि 3 रुपए का मुझे नुकसान है, आप मुझे पे करो या मैं आपको पे करूं, जिस पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। क्लियर है? या रेट 20 का 17 आ गया और परचेजर मना कर दे कि मैं तो परचेज नहीं कर रहा हूं, तो मत कर, तू 3 रुपया दे दे, अपनी बात हुई थी 20 की, अब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो 17 में बिकेगा, तो तू मुझे पैसा दे दे। सिंपल है ना। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ए एग्रीज टू सेल बी बैग ऑफ राइस ऑफ 5000 पर बैग, डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर 2 months, ड्यू डेट पर प्राइस इतना हो गया, ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर, तो सीधा सीधा 500 रुपए जो ऑर्डनरी डैमेजेस से क्लेम किए जा सकते हैं। ये हार्ड डिले वाला एक बार आप केस रोकें, इसको अपन बाद में बात करेंगे। ऑर्डिनरी डैमेजेस जो क्लियर सामने दिखते हैं, जो नेचुरली अराइज हो रहे हैं, जो पार्टीज को क्लियरली पता है कि भैया ये तो है, ये तो हमको देना ही पड़ेगा, या ये तो सामने सामने नुकसान हुआ, आंखें खुली आंखों से दिख रहा है। एक होता है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की बात होती है यहाँ पर। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको एग्जाम्पल को मैं समझा देता हूँ। जैसे मेरी फैक्ट्री में एक मशीन है, वो मशीन मैंने आपके पास रिपेयर करने के लिए भेजी। आपने कहा कि आप मेरे यहाँ से मशीन पिक करके रिपेयर वाले के पास छोड़ के आ जाएंगे और वापस वहाँ से लेकर आ जाएंगे। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा आपको वहाँ ले जाने में? आपने कहा 2 दिन वहाँ ले जाने में, वो जब भी रिपेयर कर देगा मैं लेके आ जाऊँगा 2 दिन में आपके पास। रिपेयर वाले को कहा, उसने कहा भैया सेम डे, दिन में मिलेगी, 2 घंटे बाद रिपेयर तैयार है। आपने कहा ठीक है, अगर 2 घंटे में रिपेयर तैयार तो 4 दिन पूरा, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में, डील डन हो गई, बात पक्की हो गई। मैंने आपको बोला, मैंने कहा देखो भाई ऐसा है कि 4 दिन में तो आप मशीन लेके आओगे, अगर आप 4 दिन में नहीं लेकर आते हो, 4 का 5 दिन काउंट कर लो, 5 दिन में भी आप नहीं आते हो, 5 दिन में भी आप नहीं आते हो, तो आप समझो कि उस मशीन के कारण मेरी पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी है। और फैक्ट्री अगर बंद रहती है तो एक दिन के फैक्ट्री बंद रहने का मुझे नुकसान है 20,000 रुपए का। भाई लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है ना, माल बन नहीं पा रहा, बेच नहीं पा रहा हूं, और लेबर कॉस्ट वगैरह लग रही है, तो लॉस हो रहा है मुझे। वो एक दिन का मुझे नुकसान कितने का हो रहा है? 20,000 रुपए का। अब जितना डिले करोगे 5 दिन बाद मैं हर दिन का 20,000 रुपये आपसे लूंगा, आप सोच लो, उसके बाद ही लेकर जाना। लॉ कहता है अगर वो 5 दिन में नहीं ला पाता, 8 दिन में लाता है, तो आप 3 दिन का 20,000 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपये उससे क्लेम कर सकती हो। एंड दिस इज स्पेशल डैमेजेस। यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि आप मशीन लेके जाओगे, लेके आओगे 4 दिन में, ये कॉन्ट्रैक्ट था, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तो यही था। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक स्पेशल कंडीशन जुड़ी हुई थी। कंडीशन क्या जुड़ी हुई थी? उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक स्पेशल कंडीशन क्या जुड़ी हुई थी? कंडीशन ये जुड़ी हुई थी, स्पेशल कंडीशन ये जुड़ी हुई थी कि आप अगर डिले करते हो तो मुझे लॉस होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट का, या ऑपरेशनल लॉस होगा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन चलेगा नहीं। अब क्लियर करो, लॉ क्या कहता है कि यू कैन क्लेम सच डैमेजेस प्रोवाइडेड आपने पहले ही उसका नोटिस दिया, उसका इंटीमेशन दिया हो। पीछे वाला जो केस है हार्डली और इनका बेलेक्जेंडल का, इस केस में सेम केस है कि उसने फ्लोर मिल खराब हो गई थी, तो उसकी वो कुछ पार्ट टूट गया था, तो पार्ट ठीक करने के लिए भेजा, उसने डिले कर दिया, फिर उसने कहा कि तूने बहुत डिले कर दिया, तेरे डिले करने का मेरी फैक्ट्री बंद है, अब तू कंपनसेशन दे, तो लॉ ने कहा नहीं मिलेगा। क्यों? लॉ ने कहा इट इज नॉट ऑर्डिनरी डैमेजेस, ये स्पेशल डैमेजेस है। स्पेशल डैमेजेस के लिए आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, पहले नोटिस दे दिया तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और यहाँ सेम एग्जांपल दिया है मशीन ठीक वाला, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि उसने प्री इंटीमेशन दिया था। देखो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, ए ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बी दैट हिज मील वॉज स्टॉप्ड फॉर द वांट ऑफ मशीन। अगर मशीन नहीं आएगी तो उसकी मील बंद हो जाएगी और अब वो क्लेम कर सकता है। यहाँ क्लियरली ये बात लिखी हुई है। चलिए एक छोटी सी बात आपको और क्लियर करूँ छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मानो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया ट्रपोलिन परचेज करने का, तरपाल होता है ना,
बारिश वगैरह में पानी वगैरह से बचाने के लिए कॉन्टेक्ट किया। मैंने कहा आप मुझे ट्रेपोलिन बाय 1 अप्रैल दे दोगे, क्योंकि अप्रैल के बाद कभी भी बारिश आ जाती है, पता नहीं पड़ता ऐसा। तो बाय 1 अप्रैल आप मुझे ट्रेपोलिन दे दोगे, मैं आपको हैंड टू हैंड पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, आपने मुझे ट्रेपोलिन नहीं दिया और गेहूं वगैरह जो मेरे खेत में कटा था वो बाहर खुले में रह गया, नहीं तो मैं उसको कवर करता, पर आपने ट्रेपोलिन दिया नहीं, तरपाल दिया नहीं, तो मैं कवर कर नहीं पाया, तो मुझे नुकसान हो गया। अब मैं आपसे कंपनसेशन क्लेम करना चाहता हूँ। लॉ कहता है कि मैं आपसे कंपनसेशन क्लेम डिले होने पर भी गेहूं की लॉस का नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या हो सकते हैं कि आपने मुझे नहीं दिया और 4 दिन लेट दिया, तो मैंने 4 दिन पहले किसी और से खरीद लिया, भैया हैंड टू हैंड मुझे चाहिए था, मैंने किसी और से परचेज कर लिया, और आपसे बात थी मेरी 1000 रुपये की, मुझे इंस्टेंटली खरीदना पड़ा 1200 रुपये में, 200 रुपये आप दो, दैट आई कैन क्लेम। लेकिन गेहूं भीग गया, गेहूं का पैसा नहीं। हाँ, मैंने अगर आपको बोला होता कि 1 अप्रैल को आप मुझे गेहूं ट्रेपोलिन दोगे और नहीं दिया, तो ये देखो ये गेहूं मेरा बारिश में भीग सकता है और ये भीग गया, तो ये आपके माथे, आपकी जिम्मेदारी पे। अगर मैंने आपको प्री इंटीमेशन दिया है, नोटिस दिया है, तो आई कैन क्लेम स्पेशल डैमेजेस। Where a party to a contract receives a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach, but also for special damages. Normally जो naturally है वो तो मिलेंगे, उसके लिए तो liable होगा ही होगा, special के लिए भी liable होगा। Vindictive और exemplary damages बहुत अजीब है यार। Loss of reputation के लिए मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? Loss of रेप्यूटेशन, वो भी 2 केस में, एक तो शादी और एक चेक। शादी और चेक मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शादी के लिए हाँ कर दे, व्यक्ति मतलब एक मेल एक फीमेल है ऑब्वियसली, शादी के लिए हाँ कर दे, और शादी हाँ करने के बाद मना कर दे, तो उसकी जो लॉस ऑफ रेपुटेशन और जो फीलिंग्स का नुकसान हुआ है, मतलब फीलिंग्स जो हर्ट हुई है और समाज में जो रेपुटेशन खराब हुआ है, उसका कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी क्लियर लिखा हुआ, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को और उसकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ है। एक बात क्लियर कर लेना, शादी के दिन जितने कम बचेंगे, मतलब जिस दिन ब्रीच किया गया, जैसे मान लो सपोज करो अभी अगस्त चल रहा है और शादी होनी है दिसंबर में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, 4 महीने बाद। अब अगर आप आज मना कर देते हो तो कंपनसेशन कम देना पड़ेगा, विंडिक्टिव डैमेजेस कम देने पड़ेंगे। आप नवंबर में मना करते हो, ज़्यादा देने पड़ेंगे, और आप दिसंबर में जिस दिन शादी हो रही है उस समय हाथों हाथ मना करो तो और ज़्यादा देने पड़ेंगे। 3 फेरे के बाद भाग जाओ तो और ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब जितना ड्यूरेशन कम बचेगा शादी में, उतना ही विंडिक्टिव डैमेजेस का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा है डिसऑनरमेंट ऑफ चेक। आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है, आपने मुझे फीस का चेक दिया 5000 रुपये का, चेक बना के आपने 5000 का मेरे को दे दिया, ठीक है। आपके अकाउंट में कितना पड़ा है? 20000 रुपया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। सॉरी, 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में पड़ा, आपने मुझे चेक दे दिया 5000 रुपये का, मैं बैंक में चेक लगा दिया मैंने, और मुझे पता पड़ा चेक डिसऑनर हो गया। आपके अकाउंट में पैसा था, चेक आपने सही नाम लिखा, सही साइन किए, मैंने प्रॉपर्ली बैंक में चेक पुट किया, यानी सब चीज़ें बिल्कुल रीजनेबल और सही तरीके से हुई, लेकिन आपका चेक डिसऑनर होने से आपका रेपुटेशन खराब हुआ। भाई मैं तो ये मानूंगा ना कि आपके अकाउंट में 5000 रुपये भी नहीं थे, 5000 का चेक डिसऑनर हो गया, भले ही आपके बैंक में 1 लाख रुपये पड़े थे। आप बैंक वाले को कहोगे साले हरामखोर, तेरे कारण मेरा मार्केट में नाम खराब हो गया, साला 5000 रुपये का चेक डिसऑनर हो गया, तेरे कारण लॉस ऑफ रेपुटेशन का क्लेम करूंगा। यू कैन क्लेम हियर विंडिक्टिव डैमेजेस, ऐसे क्लेम किए जाते हैं। एक और चीज़ क्लियर करना, यहाँ पर भी जैसे शादी वाले बोला ना, शादी के दिन जितने कम बचेंगे उतना ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी चेक का अमाउंट जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा। अब समझना, आपने मुझे 5 लाख रुपए का चेक दिया तो आपको विंडिक्टिव डैमेजेस कम मिलेंगे, और 500 रुपये का चेक दिया डिसऑनर होने पर ज़्यादा मिलेंगे। आपके बैंक में पैसे हैं और 5 लाख का चेक डिसऑनर हो जाए तो आपका लॉस ऑफ रेपुटेशन कम होगा। भाई 5 लाख बड़ा अमाउंट था, आप 500 रुपये का चेक दो, वही डिसऑनर हो जाए तो आपकी इज्जत के खाकरे ज़्यादा होंगे। इज्जत के खाकरे मतलब इज्जत का भजिया पाव जो होगा वो ज़्यादा होगा, आपकी इज्जत की ज़्यादा वाट लगेगी कि भैया 500 रुपये नहीं, साला भिखारी हट, तो आप ज़्यादा कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। क्लियर लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखता है, यस,
for wrongful dishonor by a banker for his customer's check, because in the case the injury due to wrongful dishonor to the drawer of check is so heavy that it causes loss of credit and reputation to him. यानी जो चेक लिखने वाला, ड्रॉर मतलब जो चेक लिख रहा है, जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया, मतलब आप हो गए हमारे एग्जांपल में, तो आपका जो लॉस ऑफ रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा हुआ है. ए बिजनेसमैन हुज क्रेडिट वाज सफर्ड विल गेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस इवन इफ ही हैज सस्टेन्ड नो पिकुलर लॉस. उसको कोई अलग से लॉस नहीं हुआ है, उसको एक्चुअली अमाउंट वाइज मैंने कोई कंपनसेशन आपसे क्लेम नहीं किया, मैंने नहीं बोला 5,000 का 6,000 दो साहब आपका चेक डिसऑनर कैसे हो गया, नहीं, एक्चुअली कोई आपको केस हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ ही नहीं, फिर भी आपका रेपुटेशन लॉस का आपको मिलेगा. बट ए नॉन ट्रेडर कैन नॉट गेट हैवी डैमेजेस. वापस अगर नॉन ट्रेडर है, यानी आप अपने अकाउंट से देते हो, स्टूडेंट हो आप, तो आप अपने अकाउंट से देते हो, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो आपको एग्जाम्पलरी डैमेजेस कम मिलेंगे. और आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं और वो वहां से अगर चेक देते हैं तो उसमें एग्जाम्पलरी डैमेजेस कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस में क्रेडिट वर्दीनेस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वहाँ पर उस क्रेडिट लॉस होने का नुकसान ज़्यादा है, नॉन बिजनेसमैन को कम है. क्लियर है. और अनलेस डैमेजेस अलेज्ड एंड प्रूव्ड एज स्पेशल डैमेजेस. और ये कह रहा है भैया नॉन ट्रेडर को उतना हैवी डैमेजेस नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर ये प्रूव हो जाए कि लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है रेपुटेशन का, मतलब जैसे आपने किसी बेटी के, मैंने जैसे मान लो अपनी बेटी के ससुराल में चेक दिया, डिसऑनर हो गया, तो वहाँ लॉस ऑफ रेपुटेशन ज़्यादा हुआ, भले सोशल था, ऐसा प्रूव कर दिया जाए तो फिर वहाँ पे ज़्यादा होगा. ये केस है जहाँ पर नॉन ट्रेडर का चेक था लेकिन लॉस ऑफ रेपुटेशन ज़्यादा हुआ और उसको अच्छा खासा कंपनसेशन मिला. अमाउंट जितना छोटा होगा कंपनसेशन उतना ज़्यादा मिलेगा. नॉमिनल डैमेजेस. नॉमिनल डैमेजेस क्या है साहब? नॉमिनल डैमेजेस क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? हम दोनों के बीच में कोई बात हो गई. बात क्या होगी? मुझे मान लो आपको 30 तारीख को गेहूँ सप्लाई करने थे और मैं इतना बीमार हो गया कि मैं बिस्तर में था, होश ही नहीं था, आपको गेहूँ दे नहीं पाया, मना भी कर नहीं पाया. आपने मेरे खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में कि जज साहब इसने बात हुई थी और इसने गेहूँ नहीं दिए ड्यू डेट पर. मैंने जज साहब को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, साहब इतना बीमार था, उठ नहीं पा रहा था, या मेरे कोई रिलेटिव थे या कोई मेरा फ्रेंड है उसकी डेथ हो गई मान लो 28 तारीख को, साहब 2-3 दिन तो उनके यहीं पता ही नहीं पड़ा कब क्या हुआ, 30 तारीख को दे नहीं पाया. यानी मैं दे नहीं पाया बट फॉर ए जेन्युइन रीजन. मतलब जो व्यक्ति ब्रीच कर रहा है वो इंटेंशनली गलत नहीं है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि वो क्या करे बेचारा. तो लॉ क्या करेगा? आपने केस तो कर दिया, तो लॉ क्या करेगा? लॉ कहेगा नहीं 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 भाई सर आप गलत हैं, आपको पूरा करना चाहिए था, आपने पूरा नहीं किया, यू हैव टू पे कंपनसेशन, आप डैमेजेस पे करो, 1 रुपया डैमेजेस पे करो जल्दी, नॉमिनल डैमेजेस. यानी कभी कभी कोर्ट में ऐसा केस चला जाता है कि जो केस कर रहा है वो तो सही है, लेकिन जिसने ब्रीच किया था वो भी उतना गलत नहीं है, परिस्थितियां गलत थी, इंसान गलत नहीं था, लेकिन अब कोर्ट को डिसीजन तो देना है और कोर्ट को मेरे खिलाफ डिसीजन देना है, लेकिन मेरे से पूरा कंपनसेशन पे करवावे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैं इंटेंशनल मिस्टेक तो किया नहीं मैंने. तो लॉ क्या बोलता है वहां पे? नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड दैट देयर हैज बीन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट ही हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेजेस. जहां प्लेंटिफ जो सूट फाइल कर रहा है वो प्रूव कर दे कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच तो हुआ लेकिन उसको एक्चुअली कोई नुकसान हुआ नहीं. इट इज अवॉर्डेड जस्ट टू एस्टेब्लिश द राइट टू डिक्री मतलब कोर्ट का डिसीजन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द अमाउंट मे बी ₹1 और इवन 10 पैसा, 10 पैसा भी हो सकता है. हालांकि 10 पैसा अब चलन में नहीं रहा तो 1 रुपया हो सकता है, क्योंकि 1 रुपये से नीचे का कॉइन तो अब चलन में नहीं रहा. कुल मिला के नॉमिनल डैमेजेस कब मिलते हैं? जब कोर्ट को डिक्री देना है, एक बात. दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने सूट फाइल किया है उसको एक्चुअली कोई लॉस हुआ नहीं है और जो सेकंड पार्टी है उसने जानबूझकर ब्रीच नहीं किया था, अनइंटेंशनल ब्रीच था उसका. ठीक है. डैमेजेस फॉर डिट्रेशन कॉज्ड बाय डिले. देरी के कारण अगर नुकसान हो जाए, ट्रांसपोर्टर से मैंने गुड्स मंगवाए थे, 4 दिन में आने चाहिए थे, 12 दिन हो गए, अभी तक गुड्स आए नहीं. जब गुड्स आए 12 दिन बाद तब तक वो सड़ चुके थे. फ्रूट्स मंगवाए थे सड़ गए, कोई सामान मंगाया था पड़ा खराब हो गया, डिट्रेशन ड्यू टू डिले. मैं कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं साहब, जो खराब हो उसका पैसा दो ट्रांसपोर्टर से. एक और चीज क्लियर करना, ट्रांसपोर्टर अगर गुड्स मुझे देता तो मैं आगे बेच पाता. 4 दिन का डिलीवरी टाइम था, उसने मुझे 15 दिन बाद दिया, तो अपॉर्चुनिटी टू रीसेल भी तो मेरी मर गई. उस अपॉर्चुनिटी टू रीसेल का भी मैं उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं. यानी डिट्रेशन मतलब चीजें खराब हो जाना. तो यहां 2 चीजों की खराबी की बात चल रही है, गुड्स की खराबी, अपॉर्चुनिटी की खराबी.
अपॉर्चुनिटी टू सेल। गुड्स में अगर फिजिकली नुकसान हुआ उसका भी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो ट्रांसपोर्टर से, और आपका जो फर्दर रीसेल करने वाला खराब हुआ उसका भी आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर करना, आपकी मशीन के कारण फैक्ट्री बंद रह गई, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हाँ, गुड्स मंगा रहे हो तो ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल मंगा रहे हो। बिजनेसमैन अगर गुड्स मंगा रहा है तो क्यों मंगा रहा है, ट्रेडर अगर गुड्स मंगा रहा है तो क्यों मंगा रहा है, रीसेल के लिए। तो ये तो बट ऑब्वियसली कि रीसेलिंग के लिए था और अपॉर्चुनिटी खराब हुई, इसके लिए आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने मशीन ठीक करने के लिए भेजी और मेरी फैक्ट्री बंद है और मशीन नहीं आई तो मेरी फैक्ट्री का 20,000 का नुकसान होगा, वो स्पेशल कंडीशंस है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, वो डायरेक्ट नहीं है। गुड्स नहीं दे पा रहे हो, डिले कर रहे हो, तो फिजिकली नुकसान हुआ वो आप पे करोगे, और मैं सेल नहीं कर पाया, मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई सेल करने की, वो मैं आपसे ले सकता हूं विदाउट नोटिस। क्लियर कर लेना। प्रीफिक्स्ड डैमेजेस, व्हाट आर प्रीफिक्स्ड डैमेजेस? जब कॉन्ट्रैक्ट बना उसी में लिख दिया, मैंने आपको बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मुझे फीस दोगे, आपने कहा सर आप पक्का पढ़ाओगे ना, मैंने कहा पक्का पढ़ाऊंगा, बोले सर एक काम करो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो कि आप नहीं पढ़ाओगे तो आप मुझे 1,00,000 रुपया पे करोगे। ये है प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। मैंने अपने एक एम्प्लॉय को रखा, मैंने कहा 3 साल तो मेरा जॉब करेगा, उसने कहा हाँ, मैंने कहा बीच में छोड़ के गया तो बोले नहीं जाऊंगा, मैंने कहा तू लिख 3 साल तो मेरे यहाँ जॉब करेगा, बीच में छोड़ के गया तो तू मुझे 10 लाख रुपए, उसकी सैलरी 10,000 रुपया महीना, मैंने कहा 10 लाख रुपए तू मुझे डैमेजेस देके जाएगा। ये प्रीफिक्स्ड डैमेजेस है। प्रीफिक्स डैमेजेस में बेसिकली 2 चीजें होती है, एक होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक होता है पेनल्टी। देखो प्रीफिक्स डैमेजेस कैसे हो सकता है, आप लॉजिकली समझना। एक एम्प्लॉय मेरे पास आया, मैंने कहा तू 3 साल मेरे यहाँ जॉब करेगा, उसने कहा, मैंने कहा देख लाला ऐसा है, तेरी महीने की सैलरी 10,000 है, तुझे कम से कम मुझे 3 महीने सिखाने में लगेंगे, तो 30,000 रुपये सैलरी जो तू मुझे दूंगा वो तो मेरी जेब से फालतू लगेगी तुझे सिखाने में, प्लस मैं मेहनत करूंगा, और तू बीच में अगर छोड़ के चला गया तो मुझे दूसरा बंदा रखना पड़ेगा और दूसरे बंदे को सिखाऊंगा जब तक मेरा वर्क सफर करेगा। तो भाई ऐसा कि अगर तू छोड़ के गया तो 1,00,000 रुपया तेरे से लूंगा। 1,00,000 रुपया क्यों? क्योंकि 30,000 तो तेरे ट्रेनिंग पीरियड की मैं तो सैलरी दे रहा हूं, प्लस मैं मेहनत कर रहा हूं, उसका 40,000 रुपया गिन रहा हूं मैं, और प्लस 30,000 रुपया तेरे छोड़ के अचानक जाने से जो मेरा महीना भर वर्क सफर करेगा उसका अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। हम रीजनेबली कैलकुलेट करके जब प्रीफिक्स डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं, प्रीफिक्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने पहले फिक्स कर लिया डैमेजेस, लिखते हैं कैलकुलेशन करके, एक्चुअल लॉस का कैलकुलेशन करके, तो उसको अपन बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन जब बिना कैलकुलेशन किए इतना ज्यादा अमाउंट लिखो कि सामने वाले को डराया जा रहा है, भाई 1,00,000 रुपए बोलता हूं कैलकुलेशन करके एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट में, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस है। लेकिन मान लो मैं कहता हूं कि तू नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा, तू गया तो 10 लाख रुपए लिख, तू गया तो देख तेरी वाट लगा, 10 लाख रुपए लिख। अब 10 लाख रुपए क्यों लिखवा रहा हूं? उसको डराने के लिए, उसको चमकाने के लिए। तू गया तो 10 लाख रुपए तेरे से लूंगा, एक पेनल्टी है। यानी जब लॉस को हम प्री एस्टिमेट करके अमाउंट लिखते हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, और जब सामने वाला ब्रीच ना करे, उसको डराया जा रहा है कि तू ब्रीच करेगा तो हम तेरा बैंड बजा देंगे, वो क्या कहलाता है? पेनल्टी। पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस दोनों के लिए हमारे पास पूरा डिटेल डिस्कशन आएगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं इतना सा क्लियर कर दूं, लिक्विडेटेड डैमेजेस तो क्लेम किए जा सकते हैं पर पेनल्टी प्रॉपर्ली क्लेम नहीं की जा सकती। इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ दोनों के कुछ कुछ प्रोविजंस डिस्कस करेंगे अपन, बट हाँ पेनल्टीज क्लेम नहीं की जा सकती है, लिक्विडेटेड डैमेजेस ही क्लेम किए जा सकते हैं। बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।